1857 की क्रांति के परिणाम, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि 1857 की क्रांति जब हुई तो इसमें भारतीयों की हार हुई और अंग्रेजों की जीत हुई। लेकिन भारतीयों की हार और अंग्रेजों की जीत के साथ साथ कुछ और सकारात्मक और कुछ नकारात्मक परिणाम देखने को मिला, जिसको हम लोग जानेंगे। तो महत्वपूर्ण कौन सा परिणाम था, उसको हम बिंदुवार करके जानेंगे ताकि समझने में सुविधा हो। तो सबसे पहला है संवैधानिक परिवर्तन। संवैधानिक परिवर्तन। जब 1857 का विद्रोह हुआ तो विद्रोह के बाद भारतीयों और अंग्रेजों के बीच जो असंतोष आ गया था, दोनों में जो नाराजगी आ गई थी, उस नाराजगी को दूर करने के लिए ब्रिटिश सरकार जो है, ब्रिटिश हुकूमत जो है, कुछ संवैधानिक परिवर्तन किया, संविधान में कुछ संशोधन किया। उसमें सबसे पहला क्या था कि 2 अगस्त 1858 को भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। ये बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के कारण ही भारत में 1857 का विद्रोह हुआ। उसके अच्छा शासन नहीं होने के, उसके कुप्रशासन के कारण भारत में 1857 का विद्रोह हुआ। इसलिए इसमें सबसे पहले ब्रिटिश सरकार या कहो ब्रिटेन के राजा ने क्या किया, 2 अगस्त 1858 को ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को ही समाप्त कर दिया और भारत पर शासन करने के लिए जो है सो पूरा का पूरा शासन का जो प्रभार होता है वो ब्रिटिश राजा अपने हाथों में ले लिया। कंपनी का शासन समाप्त और टोटल शासन का जो प्रभार है ब्रिटिश राजा और रानी के पास चला गया। लेकिन ब्रिटिश राजा और रानी यहां शासन करने के लिए आएंगे नहीं इंग्लैंड से, ब्रिटेन से, इसलिए यहां उन्होंने एक प्रतिनिधि नियुक्त किया जिसका नाम था वायसराय। पहले उसका नाम था गवर्नर जनरल, उसका नाम बदल के कर दिया वायसराय। साथ ही साथ भारत सचिव, एक वायसराय और एक भारत सचिव। ये जो दोनों थे ये ब्रिटिश राजा के प्रतिनिधि थे, जो ब्रिटिश राजा के कहने पर, ब्रिटिश राजा जो बनाते थे नियम कानून, उसके आधार पर भारत में शासन करते थे। दूसरा है महारानी विक्टोरिया की घोषणा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें इंग्लैंड की महारानी 1857-58 में इंग्लैंड की महारानी कौन थी? विक्टोरिया। तो कलकत्ता गया होगा तो वहां देखा भी होगा महारानी विक्टोरिया का बहुत बड़ा महल है कलकत्ता में। उस समय 1857-58 में भारत की जो महारानी थी, ब्रिटेन की जो महारानी थी, उसका नाम था महारानी विक्टोरिया। उन्होंने एक घोषणा पत्र जारी किया। इलाहाबाद वो पहुंची 1858 में। कहां पहुंची? और इलाहाबाद में एक दरबार का आयोजन किया, राज दरबार का आयोजन किया। उसको इलाहाबाद दरबार भी कहा जाता है। और उन्होंने क्या किया, इसके पहले जो आदेश विक्टोरिया के द्वारा जारी किया गया था उसमें कुछ आदेश को उन्होंने हटा दिया। जैसे कि 1857 के विद्रोह में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो हड़प नीति लागू किया गया था कि किसी राजा के अगर अपना संतान नहीं है तो उसका शासन वहीं से समाप्त कर दिया जाए और उसका शासन अंग्रेज के अधीन आ जाएगा। तो हड़प नीति की व्यवस्था को क्या कर दिया महारानी विक्टोरिया? समाप्त कर दिया। और यह उन्होंने बताया कि अगर किसी राजा का अपना संतान नहीं है, उसका दत्तक कोई पुत्र है, उसको दूसरा बच्चा को गोद लिया है, उसके बाद भी उसका शासन व्यवस्था समाप्त नहीं होगा। जो गोद में लिया गया पुत्र है वही उसका उत्तराधिकारी होगा, वही उसका उस साम्राज्य का या उस वंश का राजा बनेगा। समझ आया? यानी कि दत्तक पुत्र का जो सिस्टम था, गोद लेने वाला जो व्यवस्था था, उसको फिर से जारी कर दिया गया। क्या किया गया? जारी कर, ताकि भारत के जो राजा हैं, यहाँ के जो नवाब हैं, उन दोनों में जो असंतोष हो गया है, नाराजगी हो गया है, उस खत्म हो जाए और महारानी विक्टोरिया के प्रति लोग आभार व्यक्त करें, खुशी जाहिर करें। इस सबसे बड़ा इलाहाबाद में इस सबसे बड़ा घोषणा था 1858 का कि दत्तक पुत्र फिर से लेने का आदेश जारी कर दिए गए। सेना क्षेत्र में देखेगा कि सेना के क्षेत्र में भी कुछ परिवर्तन 1857 के विद्रोह के परिणाम स्वरूप देखने को मिला कि सेना को धर्म और जाति के आधार पर बांट दिया।
भारत में अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग जाति के लोग हैं, तो सेना को धर्म और जाति के आधार पर बांट दिया गया। जैसे कि सिख जो लोग होते हैं, सिख धर्म के लोग, उसके लिए अलग सिख रेजिमेंट बनाया गया, जहां सिर्फ सिख संप्रदाय के, सिख धर्म के लोग ही उस टुकड़ी में या उस सेना के उस छावनी में रहेंगे। सिख रेजिमेंट, गोरखा किसको कहा जाता है? गोरखा, नेपाली लोग को गोरखा रेजिमेंट, धर्म के नाम पर अलग अलग रेजिमेंट बना गया। लेकिन भारतीय सेना में एक नकारात्मक रूप से काम यह है माना जाता है 1857 के विद्रोह के परिणाम के रूप में, कि सेना में जो नीचे के पोस्ट है वो भारतीयों को दिया गया, और जितना बड़ा बड़ा पोस्ट था वो अंग्रेज लोग खुद अपने पास रखे, यूरोपियन के पास चला गया, जिससे भारतीय सैनिकों में नाराजगी हुई। ये व्यवस्था पहले से भी था, लेकिन इसमें और कड़ाई से लागू कर दिया गया कि ना इन लोगों के पास अपना कोई बड़ा पोस्ट वाला आदमी रहेगा, ना ही हम अंग्रेज का विरोध कोई कर पाएगा। इसलिए यूरोपियन, चाहे वो फ्रांसीसी रहे या ब्रिटेन का रहे या जर्मनी का रहे, कोई भी यूरोप का रहने वाला व्यक्ति है, सेना में ऊंचा पोस्ट सिर्फ पर वही रहेगा, नीचे पोस्ट पर भारतीय रहेंगे। ये सेना में परिवर्तन हुआ। 1857 के विद्रोह के परिणाम स्वरूप फूट डालो और राज करो की नीति को भी माना जाता है। अंग्रेज यह देखे कि 1857 के विद्रोह में सब हिंदू मुस्लिम एक होकर के अंग्रेज का विरोध करने लगा, सब एक हो गया, धर्म जाति को छोड़ करके सब एक हो गया और अंग्रेज के विरोध करने लगा। इसलिए अंग्रेज लोग फूट डालने का प्रयास किया कि दोनों में धर्म के नाम पर अलग कर देना है, जाति के नाम पर लोगों को अलग कर देना है, और फूट डालेंगे आपस में, एकता इन लोगों में रहने के लिए नहीं देंगे, एकता किसी परिस्थिति में कायम नहीं होना चाहिए। इसलिए उसको कहा जाता है फूट डालो और राज करो। हिंदू मुस्लिम एकता को दो भागों में बांटने का काम किया गया। ये 1857 के विद्रोह का ही एक परिणाम है। इसी के कारण क्या हुआ कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ, जिसमें अधिक से अधिक मात्रा में हिंदू थे, वो हिंदुओं का संगठन था। वो एक तरह से हिंदू मुस्लिम में दरार पैदा करने का एक जरिया उसको माना जाता है, यही शुरू हुआ। यही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो 1885 में इसका स्थापना हुआ, इसी को देखने के बाद 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग, भारतीय मुस्लिम लीग का गठन किया गया, जिसमें मुसलमान लोग अधिक थे, मुसलमानों का यह संगठन था, उसका नेतृत्व ये लोग कर रहा था। इधर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इधर मुस्लिम लीग, दो अलग अलग भागों में, जहां दोनों मिलकर एक समय काम कर रहे थे, अब दो अलग संगठन बन गया, दोनों अलग अलग मिलकर काम करने लगा। तो ये अंग्रेजों का कूटनीति का ही एक परिणाम था। हिंदू मुस्लिम एकता में दरार पैदा करने के लिए ही, दोनों में फूट डालने के लिए ही 1909 ईस्वी में अंग्रेजों ने एक एक्ट लाया, भारत सरकार अधिनियम। इसमें जो है सो मुसलमानों को अलग निर्वाचन का व्यवस्था दिया गया। तो ये सारा का सारा जो प्रक्रिया है, हिंदू और मुस्लिम में दरार पैदा करने के लिए, हिंदू और मुस्लिम की एकता को भंग करने के लिए किया गया था। तो इस तरह से देखा जाए तो 1800 है तो बहुत सारा बात, मूल बात इतना ही है कि 1857 के विद्रोह में संवैधानिक और सैनिक और साथ साथ भारतीय एकता के संदर्भ में परिणाम देखने को मिलता है।